गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने का संकेत दिया है। जस्टिन ट्रूडो के कनाडा का पीएम रहते हुए भारत के साथ रिश्तों में आई तल्खी के उलट मौजूदा सरकार ने सकारात्मक रवैया दिखाया है। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोन ने कहा है कि भारत कनाडा ने आपसी चिंताओं को दूर करने और व्यापार संबंधों और बातचीत का तरीका खोज लिया है। एनएस अजीत डोभाल के साथ मुलाकात के कुछ दिन बाद उन्होंने ये कहा है। ड्रोइन ने गुरुवार को कहा कि बीते हफ्ते डोभाल से उनकी मुलाकात के नतीजे अच्छे आए हैं। कनाडा और भारत ने अपनी अपनी चिंताओं पर चर्चा के लिए संचार माध्यमों को फिर से स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कनाडाई पुलिस जांच में सहयोग करने और जानकारी साझा करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि उन्होंने किसी खास केस की जांच का जिक्र नहीं किया। इससे संकेत मिलता है कि डोभाल की अपनी कनाडाई समकक्ष से मुलाकात रंग लाई है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर हो सकते हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2023 में उस समय हुई जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत सरकार पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। इसके बाद अक्टूबर 2024 में कनाडा भारत संबंध अक्टूबर 2024 में और बिगड़ गए जब कनाडाई पुलिस ने भारतीय सरकारी एजेंटों के कनाडा में हत्या, जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने की बात कही। बीते साल भारत और कनाडा के संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए। यहाँ तक कि कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त और 5 दूसरे राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा पर सख्त रुख दिखाया। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में आई गिरावट की बड़ी वजह खालिस्तानियों की गतिविधियाँ हैं। कनाडा में खालिस्तानियों की गतिविधियों और भारत की चिंता को बार बार कनाडा ने नजरअंदाज किया है। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के लिए खुलकर अपने नरम रुख का इजहार किया था। मार्क कार्नी ने पीएम बनने के बाद भारत की चिंताओं पर ध्यान देने के संकेत दिए हैं। अगस्त में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में सेवा देने के लिए नए राजनयिक दूत नियुक्त किए। भारत और कनाडा में संबंधों में नरमी के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली ओटावा के अधिकारियों की हालिया मुलाकातों से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर दोनों देशों का क्या रुख रहता है। नई दिल्ली ने साफ कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की बात कहना बेबुनियाद है। आइए बात करें भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया है। एयरफोर्स की ओर से प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर जेट बनाएंगी। भारत जैसे 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की ऐतिहासिक खरीद के करीब पहुंच रहा है। पाकिस्तान की चिंता बढ़ने लगी है। पाक एक्सपर्ट ने भी सरकार और सेना को इस डील पर चेतावनी दी है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विश्लेषण मंच कुआ के संस्थापक बिलाल खान का कहना है कि भारत का राफेल सौदा पाकिस्तानी वायुसेना के लिए परेशानी का सबब है। खान ने भारतीय वायुसेना को मिलने वाले राफेल को पाकिस्तान वायुसेना PF के लिए चिंताजनक संकेत कहा है। भारतीय वायुसेना के पास 2020 से 36 राफेल विमान है। इसी साल अप्रैल में 26 नौसैनिक वेरिएंट का सौदा हुआ है। ऐसे में 114 विमान भारत की ताकत को काफ़ी बढ़ा देंगे। बिलाल खान का तर्क है कि खतरा राफेल से कई आगे का है। खान का कहना है कि पाक वायुसेना सामरिक कौशल और नेटवर्क केंद्रित युद्ध कौशल दिखाती रही है, लेकिन यह भविष्य में मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि करीब 200 राफेल के साथ स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस और उन्नत सुखोई 30 MKI हैवीवेट विमानों का नेटवर्क बेहद शक्तिशाली होगा। यह नेटवर्क पाकिस्तान ही नहीं किसी भी देश के लिए मुश्किल पैदा करेगा। पाकिस्तानी वायुसेना फिलहाल JF-17 थंडर्स, F-16 और मिराज 3/5 पर निर्भर है। खान का मानना है कि ये नए राफेल आने के बाद भारत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान को चीन से 5वीं पीढ़ी J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी मिल जाते हैं तो कमज़ोर ही रहेगा। पाकिस्तान के पास फिलहाल राफेल का जवाब नहीं है। J-35 पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के इंटरसेप्टर से परे गतिरोध हमलों को सक्षम करेगा, लेकिन राफेल की बराबरी असंभव होगी। खान का कहना है कि भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तानी वायुसेना को हवाई युद्ध के बारे में बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार करने में मजबूर करती है। लड़ाकू विमानों के बीच सीधी टक्कर में आमने सामने आने में असमर्थ इस्लामाबाद को दूसरे विकल्पों की ओर रुख करना होगा। खासतौर पर JF-17 ब्लॉक 3 का उत्पादन बढ़ाना होगा। यह जेट KLJ-7 ऐसा रडार और PL-50 लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। बिलाल खान ने भारतीय वायुसेना के मुकाबले के लिए अपने एयरफोर्स को सुझाव दिए हैं। इसमें स्वदेशी बुराक जैसे मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन, UCAV, सटीक निगरानी के लिए हथियार और ज़मीन से आधारित लंबी दूरी के रॉकेट आर्टिलरी शामिल है। खान का कहना है कि भारत को नए राफेल मिलने से पहले पाकिस्तान को तैयारी करना जरूरी है। ये हम बात करें भारत और अफगानिस्तान की। भारत ने अफगानिस्तान को दवाएं और दूसरी जरूरी चीज़ों की मदद भेजी है। अफगानिस्तान में भूकंप से हुई तबाही के बाद भारत ने मदद दी है। भारत की नई मानवीय सहायता चाबार बंदरगाह के जरिए काबुल पहुँचाई गई है। राहत सामग्री से भरे 3 कंटेनर चाबार के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। इसके बाद इस सामग्री को भारतीय अफसरों ने अफगान अधिकारी को सौंप दिया। भारत के कदम इसलिए अहम है क्योंकि चाबार पोर्ट को लेकर अमेरिका और भारत में तनातनी है।
अमेरिका ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। भारत ने अमेरिका को धमकाने वाले अंदाज को नजरअंदाज कर चाबहार का इस्तेमाल किया। ये ट्रंप प्रशासन और भारत के बीच तनाव बढ़ा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि काबुल भेजी गई सामग्री हाल में आए भूकंप के बाद अफगानिस्तान को भारत की ओर से दी गई मानवीय सहायता का हिस्सा है। इस खेप में खाद्य सामग्री, वाटर प्यूरीफायर, प्रोटीन पाउडर, टिन की चादरें, स्लीपिंग बैग, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर सेट, पारिवारिक टेंट, कंबल, आवश्यक दवाइयाँ, चिकित्सा सामग्री शामिल है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में हवाई मार्ग से 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान भेजी थी। इस सामग्री में टेंट, कंबल, चिकित्सा किट और बिजली जनरेटर शामिल थे। इसके बाद समुद्र से भेजी गई यह नवीनतम खेप भारत की सहायता प्रतिक्रिया के विस्तार और संकटग्रस्त अफगान लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अफगानिस्तान के लिए भारत का मानवीय प्रयास वाशिंगटन की ओर से 2018 की उस छूट को रद्द करने की घोषणा के बाद आया है जिसने चाबहार में भारत के संचालन को ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से बचाया था। इस छूट ने नई दिल्ली को अमेरिकी दंडों का सामना किए बिना बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान उसके बाहर माल की आपूर्ति करने की अनुमति दी थी। अमेरिका के नीतिगत बदलाव के बावजूद भारत ने शिपमेंट बढ़ाया है, जिससे भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान की मानवीय जरूरतों और चाबहार कॉरिडोर को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली की रणनीतिक महत्व दोनों पर जोर दिया गया है। चाबहार बंदरगाह लंबे समय से भारत के क्षेत्रीय संपर्क लक्ष्यों का केंद्र है। ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार और पारगमन मार्ग प्रदान करता है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है। ये बात करें अमेरिका की। अमेरिका में 1 अक्टूबर से दवाइयों से लेकर भारी ट्रकों तक आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी, गद्देदार फर्नीचर और भारी ट्रकों पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाए जाएंगे। बुधवार को उनके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि अगस्त में लगाए गए आयात करों और व्यापार समझौतों के बाद भी ट्रंप टैरिफ लगाने के पक्षधर हैं। ट्रंप का कहना है कि इस टैरिफ से सरकार का बजट घाटा कम होगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। खासकर दवाइयों पर टैरिफ का असर भारत के फार्मा उद्योग पर पड़ने की संभावना है। ट्रंप के दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने से के फैसले पर भारत का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर देश के दवा निर्माण उद्योग पर। बीते वित्त वर्ष में भारतीय उद्योगों की तरफ से दुनिया को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए 27.9 अरब डॉलर की दवाइयों का निर्यात हुआ था। इसमें अमेरिका को ही करीब 77,000 करोड़ रुपए 8.7 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात हुई थी। भारत के दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही अमेरिका को कुल 32,505 करोड़ रुपए 3.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात हो चुका है। ऐसे में 100% टैरिफ लगने से अमेरिका में भारत की सस्ती दवाएं भी महंगी दरों पर बिकेंगी। कंपनीज पर इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। उसमें डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन समेत कई कंपनियां शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर ब्रांडेड या पेटेंट कराई हुई दवाओं पर पड़ने की आशंका है। हालांकि जेनरिक दवाओं को लेकर भी संशय की स्थिति है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दवाइयों पर लगने वाले नए आयात कर उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र बना रही हैं या निर्माण कार्य शुरू कर चुकी हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि जिन कंपनियों में पहले से अमेरिका में कारखाने उन पर यह छूट लागू होगी या नहीं। जनगणना ब्यूरो के अनुसार अमेरिका में 2024 में करीब 233 अरब डॉलर की दवाइयाँ और औषधीय उत्पाद आयात किए थे। ऐसे में दवाओं की कीमत दुगनी होने की आशंका से लोगों के स्वास्थ्य खर्च, मेडिकेयर और मेडिकेड योजनाओं पर भी बोझ बढ़ सकता है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतें महंगाई को और ऊपर ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस साल बढ़ी हुई महंगाई का बड़ा हिस्सा वस्तुओं की ऊंची कीमतों की वजह से है। ये बात करें हम पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ जब अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट का झटका दिया है। 25 सितंबर यानी कल बलूचिस्तान के 2 खनिज समृद्ध जिलों सुराब और कालात पर बलोच सुरक्षा रक्षा बलों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकपोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में लिया। इसके साथ ही हथियार और आपूर्ति सामग्री भी की गई। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों को निकालने पर बातचीत की जा रही थी। यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस खनिज संपदा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सौदा कर रहे थे जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाज़ा लगातार बंद होता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से कम होता जा रहा है। बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर अब पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अब बलूच विद्रोही उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। बलूच लगातार पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना से जंग लड़ रही है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कल रात बलूच रक्षा और सुरक्षा इकाइयों ने सूरब और कलात के 2 महत्वपूर्ण जिलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकियां स्थापित कर दी हैं। कब्जा करने वाली सेना पाक आर्मी के 2 वाहनों को हथियार और रसद के साथ जब्त कर लिया गया है।
यह इस बात का सबूत है कि बलोच आंदोलन मजबूत हो रहा है, कब्जा करने वाली सेनाएं प्रभावी नियंत्रण खो चुकी हैं। इसके अलावा मीर यार बलोच ने डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश भेजा है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि ट्रंप के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण सलाह यह है कि वह पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय उसके असली मालिकों से सीधे बात करें। आपसी सम्मान, दीर्घकालिक साझेदारी और क्षेत्र के बेहतर भविष्य का निर्माण करने का यही एकमात्र तरीका है। पाकिस्तान अपने कपट और आतंकवादी सेना के साथ अपने निर्माण के बाद से दुनिया को धोखे के अलावा कुछ नहीं दे पाया है। एक ऐसा तथ्य जिसे अमेरिकी सैन्य प्रमुखों, नेताओं, यहाँ तक कि ट्रंप खुद ने भी बार बार उजागर किया है। मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम किया है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। अमेरिका को अंधेरे में रखते हुए सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद के हितों की रक्षा करता रहेगा, कभी भी अमेरिका की भलाई की नहीं। बलूचिस्तान की खनिज संपदा पर सौदा करने पर विचार कर सरकारों और निगमों को सलाह दी जाती है कि बलूच लोगों की स्वतंत्रता और सूचित सहमति के बिना हमारे संसाधनों का दोहन करने का कोई भी प्रयास नाजायज है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.